Welcome, student. Myself Pankaj Kumar, working as a assistant professor in the department of computer application from the लाल बहादुर शास्त्री ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट इन लखनऊ. सो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिकल एंड मॉडर्न ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी. ठीक है, तो ये हमारा एक इंट्रोडक्शन रहेगा. इसमें हम लोग क्लासिकल थ्योरी में क्या पढ़ने वाले हैं, मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी में हम लोग को क्या पढ़ना है, ये सब चीज़ें. ठीक है, तो सबसे पहले इंटरनेशनल ट्रेड बेसिकली होता क्या है. इंटरनेशनल ट्रेड मतलब गुड्स का और सर्विसेज का एक्सचेंज करना किसी एक कंट्रीज़ के बीच में. ठीक है, तो इंटरनेशनल ट्रेडिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं और इंटरपोर्ट करते हैं. ठीक है, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट को हम लोग बेसिकली ये बताते हैं कि किसी चीज़ को कोई चीज़ अगर आपके यहाँ ज़्यादा वो उसका प्रोडक्शन हो रहा है तो आप उसे क्या करिए, गुड्स या सर्विसेज जो भी हैं उसे आप क्या करिए, आउट ऑफ कंट्री दूसरे कंट्री में भेजिए जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है. ठीक है, इंपोर्ट में बेसिकली हम लोग ये करते हैं किसी भी गुड्स और सर्विसेज का हम लोग अपने कंट्री में जो हमारे पास में वो पर्टिकुलर चीज़ नहीं है तो हम लोग उसे क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं. इंटरपोर्ट में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली इंटरपोर्ट मीन्स इंपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन कंट्री एंड एक्सपोर्टिंग इट टू द अनदर कंट्री. मतलब कि बेसिकली अगर जैसे हमें एक कार बनाना है, बेसिकली कार बनाने के लिए हमें बहुत सारे उसमें इक्विपमेंट या हार्डवेयर ये सब लगाने पड़ते हैं. तो वहाँ पे एक चीज़ आता है सेमीकंडक्टर कार के अंदर. ठीक है, तो सेमीकंडक्टर अगर लगाना है तो हमें बाहर से उन चीज़ों को एक्सपोर्ट करना पड़ता है. तो बेसिकली हमने ताइवान से सेमीकंडक्टर चिप को इंपोर्ट किया और उस कार के अंदर लगा दिया. लगाने के बाद ठीक है, जैसे टाटा एक कंपनी है, टाटा मोटर्स. ठीक है, टाटा मोटर्स क्या कर रही है, इस कार के अंदर सेमीकंडक्टर चिप को लगा रही है. बाहर की कंट्री से वो चिप की मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही है. बेसिकली वो बाहर ताइवान एक कंट्री है, वहाँ से उसको क्या कर रही है, इंपोर्ट कर रही है. इंपोर्ट करके उस कार में क्या कर रही है, एम्बेडेड करने के बाद, सेमीकंडक्टर को एम्बेडेड करने के बाद फिर उसे दूसरे कंट्री में जाके बेच दे रही है. तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरपोर्ट ट्रेड. ठीक है, तो इंटरपोर्ट ट्रेड में यही लिखा हुआ है. इंटरपोर्ट ट्रेड मीन्स इंपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन कंट्री एंड एक्सपोर्टिंग टू इट अनदर कंट्री आफ्टर एडिंग सम वैल्यूज़. जब उसमें कोई एक वैल्यू ऐड कर दी जाती है, जैसे कि आपने सेमीकंडक्टर उसमें आपने ऐड कर दिया, या आप कोई एक प्रोडक्ट बना रहे हैं. बेसिकली हम लोग ऐसा करते क्यों, क्योंकि हम लोग सेमीकंडक्टर हो सकता है हमारे यहाँ उस तरह का एक सेमीकंडक्टर बेसिकली यहाँ पे बेसिकली जो हम लोग यहाँ पे ये इसलिए करते हैं इस चीज़ को कि हो सकता है उस चीज़ को बनाने में हमारे पास, जैसे ये सेमीकंडक्टर है, कार के अंदर हम लगते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस है उसके अंदर भी लगता है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने एज ए एग्जांपल लिया. तो उस केस को इस पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर को बनाने में क्या है, कॉस्टिंग का ज़्यादा इफेक्ट है. दूसरा, इसको बनाने के लिए एक एक्सपर्ट लेबर यानी कि काफ़ी ही हाईली क्वालिफाइड लोग इसे बना सकते हैं. ठीक, तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. तो इस कारण से हम लोग क्या करते हैं, उस चीज़ का क्या करते हैं, हम लोग बेसिकली इंपोर्ट करते हैं. उस गुड्स और सर्विसेज जो भी है उसको एक कंट्री से हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं और उसके इंपोर्ट करते हैं. फिर उसको उस पर्टिकुलर गुड्स में हम लोग क्या करते हैं, उसे ऐड करके उसके वैल्यू को बढ़ा देते हैं. ठीक है, अगर वो सेमीकंडक्टर नहीं लगे होने के कारण कि आप जैसे देखते हैं आजकल के जो कार्स आ रहे हो तो उनमें बहुत सारे अलग अलग तरह के फीचर्स होते हैं कि आप जैसे ही उसे कार को टर्न कर रहे होंगे तो आपको सजेस्ट कर रहा है कि हाँ आपको किस तरह से टर्न करना है. तो ये सब चीज़ें उसमें ऐड होती हैं. इंपोर्ट, तो ये कुछ क्या है, हमारे ट्रेड्स के टाइप हैं. एक्सपोर्ट कहने का मतलब, एक्सपोर्ट मीन्स सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज आउट ऑफ द कंट्री, यानी कि अपने कंट्री से किसी प्रोडक्ट, आपके यहाँ जैसे इंडिया में जैसे हमारे यहाँ FMCG प्रोडक्ट, यानी मतलब बेसिकली हमारे पास एग्रीकल्चर के ज़्यादा ही प्रोडक्शन होते हैं. तो उस केस में इंडिया का क्या करेगा, एग्रीकल्चर वाले आइटम्स जो हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है वो. बेसिकली उससे क्या होता है, वो उसकी अर्निंग ज़्यादा होती है. ठीक है, इस केस में जब वो ट्रेडिंग करता है तो WTO में कुछ इंडिया को रिलैक्सेशन मिलता है. ठीक है, फिर इंडिया को WTO में 10%, इंडिया को क्या बेसिकली जितने भी अंडर डेवलपिंग कंट्री हैं उनको 10% का
सब्सिडी दिया जाता है एग्रीकल्चर पे, लेकिन इंडिया अपने फार्मर को 10% से ज़्यादा भी सब्सिडी जब देना शुरू कर दिया तो बाहर की जो डेवलप्ड कंट्री थी उन्होंने बोला कि ये तो गलत है। तो इंडिया ने जाके WTO से एक रिक्वेस्ट किया, तो वहाँ पे इंडिया को WTO ने एक दिया पीस क्लॉज, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं पीस क्लॉज। पीस क्लॉज में यही बताया गया कि आप चाहे तो इस 10% जो सब्सिडीज़ है उससे भी ज़्यादा अपने पर्टिकुलर जो आपके यहाँ ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तो उस पर अपने लोगों को सब्सिडी दे सकते हैं 10% से ज़्यादा। तो ये हमारा किस क्लॉज के अंदर आता है? पीस क्लॉज, जो WTO के साथ इंडिया ने साइन किया। इस मतलब एक डिस्प्यूट था बेसिकली कि यहाँ के फार्मर का इनकम ज़्यादा नहीं था, तो उस केस में इंडिया ने जाके अपना एक रिक्वेस्ट किया कि हमारे यहाँ के जो फार्मर हैं उनका इनकम भी ज़्यादा नहीं है, साथ ही साथ वो उनका कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाता है, तो इसी कारण से हमें 10% से भी ज़्यादा सब्सिडी देना पड़ता है। तो उस केस में WTO ने डिस्प्यूट को सॉल्व करते हुए, जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है उसके अंदर, उस डिस्प्यूट को सॉल्व करते हुए इंडिया को क्या किया, एक एग्रीमेंट पे साइन करवाया, जिसे कि हम लोग बोलते हैं पीस क्लॉज। पीस क्लॉज में यही बोला है कि आप जो डिज़ायर्ड जो सब्सिडीज़ है उससे भी ज़्यादा आप दे सकते हैं, लेकिन ये कंडीशन पीस क्लॉज के अंदर लिखा हुआ है। ये एक स्पेशल तरह का एग्रीमेंट है, ठीक है। तो ये रहा हमारा एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट ट्रेड मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज फॉलोइंग इनटू द कंट्री, मतलब कि जो भी हमारे पास फ्लोइंग इनटू द कंट्री, किसी कंट्री के अंदर फ्लो करना। जैसे कि आप इंडिया में ही देखते होंगे, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में दो तरह की इंडस्ट्री है। एक हमारे पास है कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री, और दूसरा हमारे पास लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, ठीक है। जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं उनके पास कैपिटल इंटेंसिव है, ठीक है। और जितने भी अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्री हैं उनके पास लेबर ज़्यादा है, ठीक है। तो ये कंट्री बेसिकली, आप चाइना को भी देखेंगे, चाइना में जब जाएंगे तो चाइना में भी सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है संघाई, और बाकी चाइना के रीजन भी हैं, वहाँ पे भी क्या है, बहुत ज़्यादा, मतलब एक पर्टिकुलर वर्ग को इन्होंने क्या कर दिया, एकदम अपलिफ्ट कर दिया। उनका इनकम इतना ज़्यादा है कि वो उस पूरे कंट्री के 80% लोगों का कैपिटल वो एक्वायर करते हैं। तो इस तरह का इसलिए भी बनाया जाता है क्योंकि अपने यहाँ उस पर्टिकुलर लेबर का जो पर डे कॉस्ट है, पर डे जो उसका चार्ज है वो लेबर कॉस्ट कम करने के लिए, क्योंकि अपने यहाँ ही उन लोगों को काम कराना है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को अपने कंट्री में ही बना के रखते हैं कि एक पर्टिकुलर उस कंट्री का एरिया एक ऐसा है जहाँ पे ज़्यादा ही कैपिटल है, और एक एरिया वैसा भी है जहाँ पे ज़्यादा लेबर इंटेंसिव है। तो इस तरीके से अपने कंट्री के अंदर भी कोई भी कंट्री अपने यहाँ इस तरीके से करती है। वो बेसिकली क्या चाहती है कि हमें लेबर इंटेंसिव ज़्यादा चाहिए, ठीक है। इंडिया में भी आप देखेंगे, इंडिया में भी पैटर्न है। आप झारखंड चले जाए, झारखंड, बिहार, ये पूरी की पूरी जो स्टेट है, इसमें प्लस यूपी भी कर सकते हैं, मध्य प्रदेश भी कर सकते हैं। ये जो इतने स्टेट्स हैं, ये क्या है, लेबर इंटेंसिव स्टेट, लेबर इंटेंसिव स्टेट है। इसमें सबसे नंबर 1 पे, क्योंकि झारखंड में कोई इंडस्ट्री नहीं है, बिहार में भी कोई इंडस्ट्री नहीं है, मिनिमम बहुत ही कम है। तो उस केस में यहाँ के लोगों को दूसरे स्टेट में माइग्रेट करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, मतलब कि अपने कॉस्ट को कंपनी मिनिमाइज़ करती हैं। तो ये सारा यहाँ पे एक प्रोसेस है, बेसिकली ये इंटरनल एक पार्ट है जो आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे ट्रेड के टाइप्स हैं, एक्सपोर्ट टाइप्स, इंपोर्ट टाइप्स, इंटरपोर्ट साइड, ठीक है। एडवांटेज क्या है? एडवांटेज बेसिकली ये है हमारे पास कि यहाँ पे हम लोग कंपैरेटिव एडवांटेज पाते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल्स एंड द कंपटीशन, जो भी इकोनॉमिक के स्केल्स होते हैं उसको भी हम लोग मेजरमेंट करते हैं। साथ ही साथ कंपटीशन भी यहाँ पे एक तरह से बरकरार बना रहता है, ठीक है। जब भी किसी कंट्री के बीच में ट्रेड किया जाता है तो पुरानी जो थ्योरी है उसमें हम लोग ये मानते हैं कि
जैसे आप देखे होंगे कि इंडिया और चाइना है, इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड होगा, तो पुरानी थ्योरी ये बोलती है, जो पहले हम लोग मतलब ये कहा जाता है कि एक कंट्री को इसमें लॉस होगा और दूसरे कंट्री को इसमें प्रॉफिट होगा। तो ट्रेडिंग क्यों? क्योंकि इंडिया के पास टेक्नोलॉजी में उतना सुपर पावर है नहीं इंडिया, और चाइना के पास टेक्नोलॉजी है जो कि अपने वेल्थ को वो प्रॉपर उस टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट कर पाता है। वेल्थ कहने का मतलब उसके पास जो मिनरल्स है, यानी उसके पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसको वो प्रॉपरली टेक्नोलॉजी के फॉर्म से अच्छे मतलब कि एक क्वालिटी प्रोडक्ट के फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर पाता है, क्वालिटी प्रोडक्ट के फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर पाता है। तो वेल्थ, किसी कंट्री में वेल्थ होना और उसको टेक्नोलॉजिकल टर्म से कन्वर्ट करना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो चाइना के पास उसके पास रॉ मटेरियल भी है, जितने भी जैसे मिनरल्स हो गए, फिर आपको सेमीकंडक्टर के वहाँ पूरे भरमार पड़े हुए हैं, ठीक है। जितने भी मेडिकल के वो एप्टिका जिसे हम लोग बोलते हैं एपीआई, एक्टिव पैरासूट इंग्रेडिएंट्स, ये जितने भी हमारे मेडिकल के जो दवा बनते हैं, जैसे कि आपको जो रॉ मटेरियल होता है वो हम लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो जितने भी पेन किलर होते हैं उसमें चाइना के जो रॉ मटेरियल होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। यहाँ इंडिया नहीं, बहुत सा, और इंडिया जब जो भी मेडिसिन बनाती है उसको अपन अफ्रीकन कंट्री साथ ही साथ एशियन कंट्री में भी ट्रेडिंग करती है, क्योंकि उसको लो प्राइस में बेचता है। और अफ्रीकन कंट्री हमारे वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे इनकम की वहाँ पे क्या है, कमी है, लोगों का इनकम नहीं ज़्यादा होता है, तो उस केस में वो ज़्यादा हाई अच्छे क्वालिटी वाले प्रोडक्ट को खरीद नहीं पाते, तो वहाँ पे सबसे लो इनकम वाले प्रोडक्ट ही चलते हैं। तो यहाँ पे एक बोला जा रहा है कि कंपटीशन भी अच्छा खासा रहता है। ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी कहने को मतलब कि जैसे इंडिया ने फ्रांस से कोई एक डील किया डिफेंस में, तो डिफेंस में जब डील किया, जैसे राफेल का किया उसने, राफेल को एग्जांपल ले लें, तो उस केस में राफेल तो फ्रांस की कंपनी जो बनाती है। तो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी कहने का मतलब कि जब ये इंडिया में आएगा तो उसका मेंटेनेंस भी करने के लिए मतलब राफेल अगर डील हुआ है इस तरह का, तो उस केस में अगर ये फ्रांस वाली कंपनी बोल रही है कि जब भी कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो हम अपने जो भी हमारे जो एजेंट हैं उनको सर्विस करने के लिए भेजेंगे, ठीक है। तो ये ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है, यानी कि कुछ भी गड़बड़ी होगा तो इंडियन लोग जैसे कि हम लोग हाँ, ये अगर ये फ्रांस की कंपनी और इंडिया की कंपनी में डील हो जाए, इंडिया और फ्रांस के बीच में डील हो जाए कि जो भी आपने चीज़ें बनाई है वो कैसे बनाई है, उसको आप हमें एक मॉडल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखा दीजिए, किस तरह से बनाया गया है, सर्विसिंग कैसे करना है ये हमें बता दीजिए, तो हमें बार बार आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और हम एक राफेल से भी या राफेल के इक्विवेलेंट एक दूसरा भी फाइटर प्लेन बना सकते हैं। तो ये मतलब है बेसिकली ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि आपने उस चीज़ को कैसे बनाया उसका एक सेमिनार या वर्कशॉप करके हमारे लोगों को सिखा दीजिए, तो उससे क्या होगा कि हम लोग उसी चीज़ को अपने यहाँ डेवलप करेंगे। तो इस कारण से भी इंडिया में मेक इन इंडिया का एक प्रोजेक्ट चल रहा है कि हम लोग अपने यहाँ ही उस चीज़ को बनाएं, कि बेसिकली जब हम लोग बाहर के कंट्री से ट्रांसफ़र मतलब टेक्नोलॉजी का जब इंपोर्ट करते हैं, तो उस केस में ये लोग ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी का हमसे साइन नहीं करते, तो ये सारी दिक्कतें आती हैं। तो इसके कारण हमें बार बार उस चीज़ को ख़रीदने के लिए दूसरे कंट्री से मतलब ट्रेडिंग का डील करना पड़ जाता है। तो ये चीज़ ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी में आ जाएगा हमारा। फिर दूसरा है यहाँ पे मेजर जॉब क्रिएशन होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि एडवांटेज के पार्ट्स में आ रही हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि ओवर डिपेंडेंसी, यानी कि एक कंट्री इंपोर्ट करिए दूसरी कंट्री एक्सपोर्ट करिए, तो उस केस में जैसे अभी आप रसिया और यूक्रेन का देख सकते हैं। इस केस में क्या है, रसिया और यूक्रेन जो है सबसे ज़्यादा राइस का ग्रो करता है। तो उस केस से क्या, यानी कि जब ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड हो गया, तो उस केस में एक कंट्री दूसरे कंट्री पे फुल्ली डिपेंडेंट होगी, तो उसके कारण क्या है, ओवर डिपेंडेंस हो गया, यानी कि अपने यहाँ वो चीज़ नहीं होता है तो हमें दूसरे कंट्री पे डिपेंड करना पड़ता है। तो हमने एक ट्रेड साइन किया, हो सकता है कि उस कंट्री में किसी तरह का प्रॉब्लम आ जाए, तो उससे पूरे ग्लोबल पे इम्पैक्ट आ सकता है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताया गया, ओवर डिपेंडेंसी। अनफेयर टू द न्यू कंपनी, यहाँ पे हो सकता है कि किसी कंपनी के साथ, जो नई कंपनी है उसके साथ कुछ अनफेयर हो जाए। फिर ए थ्रेट टू द नेशनल सिक्योरिटी को भी एक थ्रेट है कि अगर आपने किसी बाहर के टेक्नोलॉजिकल मशीन को मंगाया है या
किसी रॉ मटेरियल को आपने मंगाया, तो उस केस में हो सकता है कि हमारे पास नेशनल सिक्योरिटी का भी प्रॉब्लम आ सके। प्रेशर ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि जो हमारे यहाँ हम किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं इंपोर्ट कर एक्सपोर्ट करने के लिए, तो उस केस में हम ज़्यादा प्रोडक्शन जहाँ से बढ़ाएंगे, तो उस केस में हमारे पास जो हमारे नेचुरल रिसोर्स है उस पर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जहाँ हम पर डे 10 किलो रॉ मटेरियल यूज़ करते थे और स्टील बनाते थे, अब हम पर डे एक 110 किलो स्टील पर डे वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके स्टील बना रहे हैं। तो ये हमारे नेचुरल रिसोर्स पे प्रेशर आएगा, जो कि यहाँ पे एक तरह का डिसएडवांटेज है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। फिर हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड की हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, प्राइस। जैसे कि इफ़ द फॉरेन कंपनी कैन प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज मोर चीपर देन इट मे बी बेनिफिशियल। अगर एक प्रोडक्ट हमें जैसे कि जब जियो आया था उस केस इंटरनेट 4G के केस में, तो हमें जो इंटरनेट पहले 300 या 350 के करीब 3G इंटरनेट मिलता था, हमें 3G इंटरनेट मिलता था, तो जियो ने फ्री ऑफ कॉस्ट में लोगों को दिया। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक तरीके से प्राइस, यानी कि जहाँ पे हमें प्राइस का डिफरेंस लगेगा, तो उसके यानी कि हमें मार्केट में अलग अलग तरह के प्लेयर चाहिए। कस्टमर को आप चूज़ करने दीजिए कि उसे किस तरह का बेसिकली किस तरह की सर्विसेज यूज़ करनी है, किस कंपनी का यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस में भी क्या होता है, डिफरेंसेस होते हैं। तो आप प्राइस भी मतलब चीपर और सबसे बेस्ट हो, ये भी आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा प्राइस। ये भी हमारा मतलब इंटरनेशनल ट्रेड करने का बेसिकली पर्पज़ ये है कि हम प्राइस पे भी ध्यान देते हैं। फिर क्वालिटी को भी ध्यान देखते हैं। इफ़ द कंपनीज abroad can offer good and services for the superior quality। अगर एक कोई सपोज करिए कोई प्रोडक्ट है जो कि लोकल मार्केट में 100 रुपये का बिक रहा है, और उससे अच्छा 110 का, उससे अच्छा एक प्रोडक्ट है जो 110 का ही मिल रहा है, और उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, तो उस केस में हमें ये भी एक कंपैरिजन को मिलता है कि थोड़े से पैसे लगाने के बाद, या हो सकता है कि ये प्रोडक्ट उससे भी कम मिल रहा हो, तो हम यहाँ पे कस्टमर के लिए या किसी कंट्री के लिए भी एक चॉइस होता है कि वो क्या कर सकता है, अपने क्वालिटी को भी सेलेक्ट कर सकता है। अवेलेबिलिटी कहने का मतलब बेसिकली ये है कि जैसे जब कंट्री में लॉकडाउन आया था, तो उस केस में मार्केट में मास्क की अवेलेबिलिटी, जो सर्जिकल मास्क थे, सर्जिकल मास्क या नॉर्मल मास्क की अवेलेबिलिटी कम थी, तो उस केस में क्या हुआ कि लोग उसे परचेज नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, जैसे जैसे समय बीता मास्क का डिमांड बढ़ते चला गया, तो वो उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ती चलेगी। या जैसे आप इंटरनेट पे किसी भी चीज़ को आप सर्च करते हैं गूगल पे, तो आपको वो पर्टिकुलर कंटेंट मिल जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अवेलेबिलिटी, है ना। यहाँ पे तीन ए होते हैं बेसिकली, ट्रिपल ए। पहले ए को हम लोग बोलते हैं एक्सेसिबिलिटी, दूसरे ए को हम लोग बोलते हैं अवेलेबिलिटी, तीसरे ए को बोलते हैं अफोर्डेबिलिटी। ठीक है, अगर इंटरनेट पे किसी चीज़ को हम लोग उसकी एक्सेसिबिलिटी यानी बैन कर दें, तो उसे हम लोग बोलते हैं एक्सेसिबिलिटी। या जिस भी टर्म में आप समझ लीजिए कि अगर आपको लॉकडाउन में बोल दिया गया था कि आप घर से नहीं निकल सकते हैं, तो वो क्या है, उस पर्टिकुलर किसी भी चीज़ को आपको केवल और केवल मेडिकल सर्विस के लिए निकलने दिया जाएगा। दूसरा, आप जो खाने पीने वाली चीज़ें हैं उनको ले सकते हैं। तीसरा, आपको कोई इमरजेंसी तब जा सकते हैं। तो ये सब क्या है, एक्सेसिबिलिटी। मतलब कि आपको अगर किसी पर्टिकुलर रीजन में उस पर्टिकुलर आइटम को एक्सेस करने का वो क्या बोलते हैं, उस बैन कर दिया जाए, तो वो हमारा क्या है, एक एक्सेसिबिलिटी। अवेलेबिलिटी, वो चीज़ अवेलेबल तो है, लेकिन मतलब कि वो चीज़ हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन उसका अमाउंट कम है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस पर्टिकुलर चीज़ का डिमांड बढ़ जाएगा बेसिकली। ठीक है, अफोर्डेबिलिटी यानी कि सब कुछ होने के बाद भी अगर वो पर्टिकुलर आइटम अफोर्डेबल नहीं है। ठीक है, जैसे अभी एक आम इंसान के लिए पृथ्वी से किसी दूसरे ग्रह पे जाना भी आसान नहीं है, यहाँ तक कि बिलियनियर्स के लिए भी आसान नहीं है, तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, अफोर्डेबिलिटी। कुछ मतलब कि 4 से 10 साल आप पीछे जाएं, तो हर घर में सोलर पैनल नहीं लगे होते थे, क्योंकि उसका प्राइस बहुत ज़्यादा होता था। तो
अब क्या हो गया कि जो मिडिल क्लास है या अपर मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है उसे अफोर्डेबल कर सकता है। एक छोटा बिजनेस चलाने वाला भी एक सोलर पैनल को लगा सकता है। तो ये क्या है, अफोर्डेबिलिटी का एग्जाम्पल है। यानी कि कोई भी स्कीम अगर आपको सक्सेसफुली चलाना है तो इसमें तीन पैरामीटर में दें, यानी कि ये जो ट्रिपल ए है, इन 3 ए में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है अफोर्डेबिलिटी। अगर हम लोग किसी एक दूसरे टर्म में बात करें कि जैसे गवर्नमेंट की कोई स्कीम है, अगर उसे सक्सेसफुल करना है, उसे हमें सक्सेसफुल करना है, या कोई भी एक प्राइवेट कंपनी है मोबाइल बेचने वाली, तो उसे अपने प्रोडक्ट को काफ़ी सक्सेसफुल करना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, अफोर्डेबिलिटी, यानी उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर लोगों के इनकम के अकॉर्डिंग उस तरह का प्रोडक्ट लाना पड़ेगा अफोर्डेबल। अगर वो अफोर्डेबल नहीं रहेगा तो आपका क्या होगा, वो प्रोडक्ट या वो पर्टिकुलर स्कीम लोगों तक पहुंच नहीं पाएगा। तो ये 3 ट्रिपल ए के सिंबल हैं, जिसे हम लोग ट्रिपल ए भी बोल सकते हैं। ये हम लोग फूड सिक्योरिटी में भी पढ़ते हैं बेसिकली इसे, ठीक है। डिमांड कहने का मतलब यानी कि किसी प्रोडक्ट का या किसी सर्विसेज का ज़्यादा डिमांड हो रहा है। जैसे कि लॉकडाउन के अंदर लोग सबसे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि ऑनलाइन ही मीटिंग कर रहे थे, तो उस टाइम पे क्या हो गया, उस सर्विस का डिमांड बढ़ गया, इंटरनेट का। तो इंटरनेट क्या है, सर्विस सेक्टर में आता है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जाए, इफ़ डिमांड फॉर प्रोडक्शन स्लैश सर्विसेज इज़ मोर in the country than what it can domestically produce, then it goes for the import। यानी कि अगर पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट का या किसी सर्विस का अगर डिमांड अचानक से बढ़ जाए तो हमें क्या करना पड़ता है, उस चीज़ को इंपोर्ट करना पड़ जाता है, ठीक है। जैसे ही आपने देखा होगा कि यूक्रेन और रसिया का वार शुरू हुआ, तो उस केस में राइस का प्राइस क्या हो गया, बढ़ना शुरू हो गया। और इंडिया चाइना ये सब जो है राइस के प्रोडक्शन में सबसे आगे हैं, ठीक है। तो उस केस में इंडिया में एक चीज़ ये हुआ कि जो रुपए की वैल्यू है वो डॉलर के कंपैरिजन में और भी गिरते जा रही है, यानी कि उसका $1 का प्राइस हो गया 80 रुपीज़, ठीक है। तो इंडिया ने तुरंत क्या कर दिया, राइस की इंपोर्ट पे बैन लगा दिया। एक क्वांटिटेटिव मतलब कि आपको अगर सेल करना है तो इससे ज़्यादा एक अमाउंट 80 मतलब कि उसको एक जैसे 2 kg से आप ज़्यादा राइस ले नहीं सकते। जैसे आप राशन पे जाते हैं तो आपको डिसाइड कर दिया जाता है कि आप 5 kg से ज़्यादा पर पर्सन अलाउड नहीं है। तो उसी तरीके से जब राइस पे बैन लगा दिया गया, बैन लगाने का मतलब ये था कि अगर रुपए की वैल्यू गिरती जाएगा तो डॉलर के कंपैरिजन में वो ज़्यादा राइस को परचेज कर पाएगा। तो हो सकता है कि इंडिया में एक सिचुएशन आ जाए कि उस केस में इंडिया में राइस की कमी पड़ जाए, ठीक है। तो उस केस में इंडिया ने क्या कर दिया, बैन कर दिया। बैन करने से क्या हुआ कि हमारे यहाँ जो राइस है उसका प्रोडक्शन, उसका डिमांड और सप्लाई एक तरह से मैनेज हो पाया, ठीक है। तो ये था डिमांड यानी कि किसी भी गुड्स और सर्विसेज की डिमांड बढ़ सकती है, तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। फिर ट्रेडिंग हम लोग अलग अलग तरह के, एक कंट्री के बीच में TFA होता है यानी कि ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हो सकता है। बायलैटरल यानी कि उस कंट्री के बीच में ज़्यादा अच्छा बन रहा है तो उन लोगों ने बायलैटरल ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे वो प्रेफरेंस देने लगे कि हमें इन्हीं चीज़ों के ट्रेडिंग करने हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट बोलते हैं। फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि दोनों कंट्री के बीच में, अभी जैसे G20 का सम्मेलन चल रहा है तो उस केस में इंडिया और जो UK है वो चाह रहे हैं कि हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लें बेसिकली। तो इस तरीके से भी एक फ्री एग्रीमेंट है अलग अलग तरीके के। फिर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी कि 4 से 5 कंट्री मिलकर एक साथ एक एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। कॉमन मार्केट कहने का मतलब कि इंडिया को अगर पूरे जैसे यूरोप में अगर ट्रेड करना है तो एक बड़ा सा मार्केट मिल गया तो उसे हम लोग बोलते हैं कॉमन मार्केट। तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है। सबसे ऊपर वाला मतलब कि छोटे लेवल का एक सिंपल टाइप का मार्केट है, ठीक है। और ये मतलब कि एक जैसे हमें पूरा वेस्ट वर्ल्ड मिल जाए, वहाँ पे हमें हर तरह की फैसिलिटी मिल रही है ट्रेडिंग करने के लिए। तो ये सारे एक कैटेगरी है कि किस तरह के ट्रेड किए जा सकते हैं। फिर क्लासिकल थ्योरी में बेसिकली हम लोग को ये पढ़ना रहेगा, द क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑन द बेसिक ऑफ द लेबर थ्योरी ऑफ द वैल्यू।
यानी ये लेबर इंटेंसिव रहेगा कि डिसाइड करेगा किसी कंट्री के अंदर कितनी ज़्यादा मतलब कि लेबर इंटेंसिव ये बताएगा बेसिकली हमें। इट रिप्रेजेंट वन फैक्टर, यानी कि यहाँ पर लेबर को ही हमेशा फैक्टर बना के बेसिस थ्योरी को डील किया जाएगा। इट एट्रीब्यूट द डिफरेंसेस इन द comparative cost to the differences in the productive efficiency of the worker in the two countries, यानी कि जो भी प्रोडक्शन किए जा रहे हैं उनका कॉस्ट और वर्कर के करस्पॉन्डिंग हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। फिर क्लासिकल थ्योरी के अंदर हमें इन एब्सोल्यूट मर्केंटिज्म और थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज इनको हम लोग को पढ़ना रहेगा। फिर मॉडर्न थ्योरी के अंदर, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड हमेशा चेंज होते रहता है, मॉडर्न थ्योरी एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ जनरल थ्योरी ऑफ वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लेबर और कैपिटल दोनों की बात करेंगे। ठीक है, इट एट्रीब्यूट मतलब कि यहाँ पे लेबर और दोनों के बीच में हम लोग एक तरीके से कंपेरिजन करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ उसके डिफरेंसेस हैं। क्लासिकल थ्योरी बेसिकली डील करता है लेबर इंटेंसिव मॉडल पे, मॉडर्न थ्योरी बेसिकली डील करता है जनरल थ्योरी ऑफ द वैल्यू पे। ठीक है, ये वन फैक्टर पे होता है, ये टू फैक्टर पे होता है, यानी कि लेबर एंड कैपिटल दोनों पे होता है। ये एक ही फैक्टर पे वो एफिशिएंसी निकालता है, ये दोनों फैक्टर पे एफिशिएंसी निकालता है। ठीक है, तो ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, ये कुछ इसकी यहाँ पे थ्योरी है, तो हम लोग इसे नेक्स्ट वीडियो में अपना कवर करेंगे। मॉडर्न क्लासिकल थ्योरी में हम लोग के पास इतने सारे ये मेथड है, इनको हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। फिर मॉडर्न थ्योरी में हम लोग कंट्री, सिमिलैरिटी, प्रोडक्शन लाइफ साइकिल, ग्लोबल स्ट्रेटेजिक, ये हमें पढ़ना पड़ेगा। फिर इन सब चीज़ों को हम लोग को नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं और इसे पढ़ते हैं। ये कुछ रेफरेंसेस हैं, आप इसे देख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।